हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो 2015 में सीटेट पेपर 2 का क्वेश्चन जो हुआ था यानी कि पेपर जो हुआ था उसके जितने भी क्वेश्चन बायोलॉजी के पूछे गए हैं वो कौन से टॉपिक के हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन है, कहाँ-कहाँ से पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन आज के सेशन में आपको मिल जाएंगे। और आपको पता है हमने टारगेट करा है 11 से लेकर के 24 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं हम कंप्लीट करेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो पहले बायोलॉजी पे हम कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के करेंगे और एक मैराथन सेशन रहेंगे जिसमें आपको कंप्लीट साइंस जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की कंप्लीट मैराथन मिलेगी और उसमें सभी क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे। तो पहले क्या करना है टॉपिक वाइज़ हमने करा, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज़ कर रहे हैं, उसके बाद हम कंप्लीट मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, कंप्लीट साइंस का जिसमें तीनों साइंस इंक्लूडेड होंगे। तो तैयार रहिए और हमारे चैनल सीटेट अड्डा पे आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से कंप्लीट थ्योरी कवर की करिए, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए क्योंकि आपको थ्योरी से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएँगे और उससे रिलेटेड भी जितने क्वेश्चन आएँगे, आप डे बाय डे हर दिन आप क्वेश्चन करिए, आपको खुद ही एक जादू जैसा लगेगा, आपको सभी क्वेश्चन करने का एकदम मैजिक हो जाएगा कि आप बहुत आराम से कर सकते हैं। और हर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ किया जाएगा ताकि इससे रिलेटेड आप अदर क्वेश्चन कर पाएँ। डेली शाम 4 बजे हमारा सेशन आपको हमारे चैनल सीटेट अड्डा पे मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफ़िकेशन टाइम पे मिल जाए। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन क्या लिखा है निम्नलिखित में से किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है? तो आपको एक पता होगा कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था इस तरीके से, ठीक है? ह्यूमन बॉडी में 2 किडनियाँ होती हैं, तो ये किडनी हो गई और यहाँ से एक पाइप जैसा निकला होता है और यहाँ पे हमारा होता है यूरेटर, ठीक? और ये होता है यूरेथ्रा। तो यहाँ पे 2 किडनी हो गई, ठीक है? जिसे वृक्क बोलते हैं, ठीक? और ये जो पाइप है, इसे क्या बोलते हैं? यूरेटर, ठीक? और ये जो गोला सा है, इसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें कि क्या होता है, यहाँ से इस पाइप से आपका यूरिया आता है, ठीक है? यूरिया इस यूरिनरी ब्लैडर में आपका कलेक्ट हो जाता है और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है हमारे शरीर से। तो ये सीरीज़ आपको बताना है, सही क्रम बताना है। तो सही क्रम कौन-सा हो जाएगा? पहले तो होगा किडनी, ठीक है? तो किडनी तो सभी में है, ठीक? फिर उसके बाद मूत्राशय, इसे बोलते हैं मूत्राशय और इसे बोलते हैं मूत्रवाहिनी, ठीक है? तो पहले क्या किडनी से तुरंत मूत्राशय थोड़ी आता है। किडनी से होते हुए मूत्रवाहिनी से होते हुए तब मूत्राशय में आता है। तो वृक्क हो जाएगा, मूत्रवाहिनी हो जाएगा, फिर मूत्राशय, फिर उसके बाद मूत्र मार्ग और इससे जो बाहर का पार्ट जो यानी कि जहाँ से आपका यूरिन बाहर निकलता है उसे बोलते हैं मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक? तो इस आप सीरीज़ को याद रखेंगे। अगर इस सीरीज़ को आप याद रख रहे हैं तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, तो सेकंड आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी-कभी शारीरिक कार्य करने के पश्चात आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे जो क्वेश्चन आपने पहले सेशन में कर रखा है वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले सेशन में कर रखा है और आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। कुछ क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हुए हैं। तो इससे हमें ये आइडिया लग रहा है कि हमें क्वेश्चन करते टाइम ये चीज़ें याद भी हो जा रही हैं और जैसे-जैसे चीज़ें रिवाइज़ हो रही हैं, वो क्वेश्चन करना आसान हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम वही क्वेश्चन वापस से डाल रहे हैं। वो क्वेश्चन हम 14 में कर रहे हैं, 14 में भी वो क्वेश्चन आया है, 15 कर रहे हैं, 15 में भी वो क्वेश्चन आया है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हम उस चीज़ को रिवाइज़ भी कर रहे हैं और वो चीज़ मजबूत भी बनती जा रही है। ठीक? तो धीरे-धीरे करके हार्ड क्वेश्चन भी ईज़ी हो जा रहे हैं और जो ईज़ी हैं, वो परमानेंटली फिक्स हो जा रहे हैं। हमने क्या है ना कि हमें जो चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं, वो कोई भूलने को भी कहेगा तो नहीं भूल जाती। ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा है, कभी-कभी शारीरिक कार्य करने के पश्चात हमारी पेशियों में क्रैम्प आते हैं, यानी कि मुड़ाव, खिंचाव उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा होने का कारण है, तो हम सीधे चलेंगे पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना।
ये क्वेश्चन हमने करा हुआ है, तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। 4th आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्वेश्चन कहाँ पे आपको डाउट हो रहे हैं और कौन से क्वेश्चन आपको टफ लगे हैं, या फिर आपका जो भी फीडबैक हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमें एक नया आइडिया मिलता है और हमें काम करने का और अच्छे से काम करने का मौका मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पोलियो का कारण है। तो आपको पता है कि हमने अच्छे से डिस्कस करा हुआ है कि जो डिज़ीज़ हैं, पोलियो हो गया या फिर बोल सकते हैं कि प्रोटोज़ोआ, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब से जो डिज़ीज़ होते हैं, इनको हमने ट्रिक के बेस पे अच्छे से याद रखा है। प्रोटोज़ोआ से कौन से डिज़ीज़ होते हैं, उनको हमने ट्रिक से पे याद रखा है कि प्यार का मारा हूँ सोने दे, ठीक है? जिसमें कि आपका पायरिया आ जाएगा, मलेरिया आ जाएगा, स्लीपिंग सिकनेस आ जाएगा, तो ये सभी डिज़ीज़ आ जाएँगी। तो इस सेशन में हम चाहेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। जैसे कि यहाँ पे प्रोटोज़ोआ है, ठीक है? तो प्रोटोज़ोआ से आपका पोलियो नहीं होता है, प्रोटोज़ोआ से आपका मलेरिया होता है, स्लीपिंग सिकनेस होता है, काला अज़र होता है, ठीक है? और आपका पायरिया होता है, ये सब प्रोटोज़ोआ से डिज़ीज़ होते हैं। और यहाँ पे बैक्टीरिया हमने वायरस से जो डिज़ीज़ होते हैं, तो वायरस से क्या-क्या डिज़ीज़ होते हैं, ये भी हमने एक ट्रिक के बेस पे याद रखा था। राम राम, पोहे पोहे और स्मॉल स्मॉल चिकन देंगे मुंबई में, फ्लू है। तो ये हमने पढ़ा था। राम का मतलब आर फॉर रेबीज़, एम का मतलब मीज़ल जिसे खसरा बोलते हैं, और पोहे, पी फॉर यही पोलियो हो गया। तो यहाँ पोलियो कहाँ पे आ रहा है? वायरस से, जो होने वाली डिज़ीज़ है उसमें। तो यहाँ पे 3rd आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बैक्टीरिया से जो डिज़ीज़ होते हैं, जैसे कि टाइफाइड हो गया, टिटनेस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, और आपका लेप्रोसी हो गया जिसे कुष्ठ रोग बोलते हैं, गोंगेरिया जो रोग होता है, कॉलेरा जिसे हैजा बोलते हैं, सिल्फिश जो होता है, डिप्थीरिया होता है, प्लेग होता है, निमोनिया होता है, ये सब बैक्टीरिया से आपकी डिज़ीज़ होते हैं। तो सेशन जाकर के आप अच्छे से देखिए, उसको ट्रिक के बेस पे हमने पढ़ा हुआ है कि एक ट्रिक, एक लाइन हम याद रखेंगे और सारे डिज़ीज़ अच्छे से याद रख लेंगे। तो सेशन को मिस मत करिए, क्वेश्चन बाद में भी कर लेंगे लेकिन सेशन अच्छे से करिए, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है, आपको बाद में भी पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसमें तो आप क्या करेंगे, पेडागॉजी पढ़ के ला लेंगे। लेकिन आगे जब आपको प्रिपरेशन करनी होगी तो आपको अपना सब्जेक्ट ही लेना होगा। जो लोग साइंस मैथ से हैं उनका सब्जेक्ट ही साइंस मैथ है, तो अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए ताकि आप कहीं भी जाएँ, आप प्राइवेट में जाएँ तो आपका इतना बेस होना चाहिए कि आपको लोग कहें कि हाँ, बंदा पढ़ा तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव पाचन तंत्र के भागों के संयोजन का वह कौन सा समुच्चय है जो कोई पाचन कार्य नहीं करता है? अब हमें उस समुच्चय को बताना है जहाँ पे पाचन क्रिया नहीं होती है। तो आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे, सबसे पहले पाचन मुख गुहिका में ही स्टार्ट होती है। तो आप सबसे पहली चीज़ आप ऐसे भी आप करेक्ट आंसर पे पहुँच सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़, आपको सभी टर्म भी याद होने चाहिए कहाँ-कहाँ पे पाचन क्रिया नहीं होती है। तो ग्रसिका में नहीं होती है, यहाँ भी ग्रसिका है, ग्रसिका में नहीं होती है। जो बड़ी आंत होती है उसमें अवशोषण होता है, पाचन नहीं होता है। उसमें क्या होगा? एब्ज़ॉर्प्शन होगा। मलाशय जो होता है, जहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, ठीक? तो वहाँ भी पाचन नहीं होता है, तो ये फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रसिका में पाचन नहीं होता है, बृहदान्त्र में पाचन नहीं होता है, लेकिन मुख गुहिका में होता है। यहाँ पे मलाशय में पाचन नहीं होता है, बृहदान्त्र में नहीं होता है, मुख गुहिका में होता है। ग्रसिका मलाशय में तो नहीं होता है, लेकिन मुख गुहिका में होता है। तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट ही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ रोम के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ये क्वेश्चन भी हमने पहले कर रखा है और ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है कि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। इनकी अत्यधिक पतली भित्तियां होती हैं, करेक्ट आंसर है। ये उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है, करेक्ट आंसर है।
इसमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है जो सतह के निकट होता है, करेक्ट है। फोर्थ है, इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनमें भोजन सरलता से गुजर सकता है, तो ये इनकरेक्ट है, ये गलत है। आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि फर्स्ट, सेकंड, ए, बी, सी कहाँ पे है? थर्ड में है, तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खाने योग्य पौधों पर विचार कीजिए। इनमें से पौधों का ऐसा युगल चुनिए जिनमें 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। तो यहाँ पे आपका केला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? छिलके का भी लोग यूज़ करते हैं और कद्दू जो है, काशी फल जिसे बोलते हैं, तो इसका भी 2 भाग होता है जिसको खाने में लोग यूज़ करते हैं, ठीक? तो ए और डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक? क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चन आपको नए दिखेंगे जिसमें कि आपको सीखना है कि जो भी हार्ड क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन है, उसे सीखना है ताकि ऐसे आगे क्वेश्चन आए या फिर एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन आए तो हम कर पाएँ उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस तब अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये भी कई बार रिपीट हुआ है और आप अगर इस क्वेश्चन को किए होंगे, तो आप आराम से एक झटके में इसका आंसर दे देंगे कि जिस तालाब में जल में टैडपोल वृद्धि कर रहा है, उस जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए? तो ये आप आराम से कर लेंगे, इसमें आयोडीन की उपस्थिति होनी चाहिए, आयोडीन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। अब हमें सेल में जितने भी पार्ट्स होते हैं उन पे विचार करना है। उसके बाद बोला है इनमें से किसी कोशिका के केंद्रक के भाग हैं। अब किसी सेल के बारे में ये सभी पार्ट्स दिए हैं, सेल का पार्ट्स है। अब उसमें जो केंद्रक होता है उसमें कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं ये हमें बताना है। तो केंद्रक में क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है, केंद्रिका होता है। तो यहाँ पे सी भी तो आपका करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद उसमें क्या होता है, डीएनए होता है और डीएनए में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है जिसे कि उसकी इकाई यूनिट को जीन बोलते हैं, ठीक है? तो आपका ये तीनों क्रोमोसोम भी होगा न्यूक्लियस में, जीन भी होगा न्यूक्लियस में और न्यूक्लियोलस भी होगा न्यूक्लियस में। लेकिन जो राइबोसोम होता है, ये न्यूक्लियस के बाहर होता है। कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था सेल के बारे में स्ट्रक्चर बना के कि क्या-क्या सेल में पार्ट्स होते हैं। राइबोसोम बाहर होता है तो ए, बी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, पिछले सेशन में हमने करा हुआ है और आप देखेंगे कि 2014 में क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन आपका 13 में भी पूछे गए हैं, 15 में भी पूछे गए हैं। तो इस तरीके से धीरे-धीरे हम आगे जब चलेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है? ये तो अभी 10, 11, 12 सॉरी 11, 12, 13, 14, 15 की बात हो रही है, लेकिन जैसे हम 21, 22, 23 तब जाकर के हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से टफ बनते जा रहे हैं। सिलेबस सेम है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जा रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाए कि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएँ। ठीक, लेकिन आपका टॉपिक वही है, सिलेबस वही है। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता का मतलब ये है कि जहाँ पे जंतु, पादप क्या हो रहे हैं? जीवित हैं और अपनी जीवन यानी कि लिविंग कर रहे हैं, ठीक है? जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वही स्थान को, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं, ठीक है? तो ये क्या है इसके बारे में सही कथन, यह किसी क्षेत्र में पाई जाने वाले विशेष स्पीशीज के व्यक्तियों की कुल संख्या का उल्लेख करती है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, यह किसी दिए गए क्षेत्र के केवल पादप जात और प्राणी जात को किसी विशेष स्पीशीज का उल्लेख करती है। ठीक है? तो ये बात सही ही लग रही है कि ये पादप और प्राणी जात के की किसी विशेष स्पीशीज का उल्लेख करती है। थर्ड दिया है कि यह किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जात और प्राणी जात की विविध स्पीशीज का उल्लेख करती है। फोर्थ है कि यह जानवरों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक संरक्षित क्षेत्र है। जैव विविधता के संदर्भ में सही कथन है। तो ये कृत्रिम रूप से नहीं बनाया गया है। तो यहाँ पे डी तो पहले ही आपका रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर
कौन सा बनेगा आपका? राइट आंसर यहाँ पे आपका बनेगा केवल सी। केवल सी क्यों बनेगा? क्योंकि यह सिर्फ़ आपका पादप जात और प्राणी जात की ही बात नहीं कर रहा। पादप जात और प्राणी जात के विभिन्न जो यानी कि विविध स्पीशीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ह्यूमन और प्लांट को ही देखते हैं कि यही जीवित हैं। कीड़े-मकोड़े, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जितने भी हैं, ये सभी क्या हैं? इन सभी के जीने का एक जो क्षेत्र है, जीवित हैं, लिविंग कर रहे हैं, वो जैव विविधता कहलाता है। तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सी बनेगा और यहाँ पे राइट आंसर 2 बन जाएगा। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम है। तो इसमें जनन की अवधि हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे दिया है युग्मनज। तो हमें सबसे पहले पता है जब जनन होता है तो सबसे पहला जो चीज़ होता है हमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट पता होना चाहिए, ठीक है? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिलते हैं तब जाकर के ये जनन की प्रक्रिया होती है। तो गैमेट को क्या बोलते हैं? युग्मक बोलते हैं, ठीक है? तो पहले बनते हैं युग्मक, ठीक है? युग्मनज क्या होता है अभी बताते हैं, ठीक? युग्मनज पहले युग्मक बनते हैं, ठीक है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ठीक? युग्मक बनते हैं और युग्मक जब फर्टिलाइज़ होते हैं, जब मिलते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइज़ेशन बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे निषेचन है, पहला और तीसरा आपका गलत हो गया। निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मनज बनता है, ठीक है? जिसे बोलते हैं ज़ाइगोट, ठीक है? ज़ाइगोट बनता है और ज़ाइगोट बनने के बाद फिर बनता है आपका भ्रूण। तो यहाँ पे सेकंड आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉलम फर्स्ट के जीवों का मिलान कॉलम सेकंड में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। कॉलम फर्स्ट यहाँ है, कॉलम सेकंड यहाँ है। लैक्टोबैसिलस क्या है? बैक्टीरिया है और आपको पता है कि ये दही जमाने में यूज़ होता है। प्रोटोज़ोआ से जो डिज़ीज़ होती है, वो क्या होती है? मलेरिया। अभी हमने अच्छे से पढ़ा प्रोटोज़ोआ से मलेरिया होता है और पायरिया होता है, स्लीपिंग सिकनेस होता है, कालाज़र होता है, ठीक? और राइज़ोबियम जो है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए यूज़ होता है। विषाणु से जो होने वाला रोग है, ये एड्स है और जो एड्स है, ये यौन संक्रमित डिज़ीज़ है, जिसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलते हैं, ठीक? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका ए का 4, बी का 3, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। तो ए का यहाँ पे 4 दिख रहा है 2, ठीक है? बी का 3 दिख रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 3 ही बनेगा। ए का 4 और बी का 3, बाकी में तो 3 दिख नहीं रहा। 4 तो यहाँ पे 2 दिख रहा है लेकिन 3 तो सिर्फ़ इसी में है, तो यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इनका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है जो ये क्वेश्चन भी हमने करा था। क्वेश्चन का पूछने का तरीका आपको चेंज कर देगा, लेकिन पूछेगा उसी टॉपिक से। जैसे आपका डाइजेशन टॉपिक है, तो पूछेगा उसी में। आपको क्या करना है, आपको उस कंप्लीट टॉपिक को पढ़ लेना है। जैसे रिप्रोडक्शन है, तो पूछेगा तो रिप्रोडक्शन से ही, बस उस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है? अब ये पूछा क्या है कि भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इनका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है। यानी कि आप जब भोजन ग्रहण करते हैं, तो कौन-कौन सी प्रक्रिया होती है, वही बताना है मानव पोषण में। ठीक है? तो यहाँ पे ये प्रक्रिया दी हुई है, अवशोषण, निष्कासन, स्वांगीकरण, अंतर्ग्रहण, पाचन। तो सबसे पहले हम अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी कि खाना अपने माउथ में लेते हैं, मुँह में लेते हैं। जैसे ही हम अंतर्ग्रहण करते हैं, खाना मुँह में लेते हैं, तुरंत डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से, ठीक है? मुँह में जैसे ही आपने खाना रखा, ठीक है? यहाँ पे एंजाइम रिलीज़ होते हैं, हमारे लार में एंजाइम होता है जिससे कि खाना पचना स्टार्ट हो जाता है माउथ में ही, ठीक है? और जैसे ही खाना पचना स्टार्ट होता है पचने के बाद यहाँ पे
होता है अवशोषण, ठीक है? एब्ज़ॉर्प्शन होता है। खाना जब पच जाता है तो वो क्या होता है, ग्लूकोज़ में चेंज हो जाता है और ग्लूकोज़ का हमारी बॉडी क्या करती है, एब्ज़ॉर्प्शन करती है, अवशोषण करती है और अवशोषण करने के बाद होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण कहने का मतलब उस एनर्जी को हम कहीं न कहीं यूज़ करते हैं और बाकी जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसका करते हैं निष्कासन। तो आपका राइट आंसर बनेगा 4th, फिर उसके बाद 5th, फिर उसके बाद 1st। 4, 5th, 1st। तो यहाँ पे 4 तो 2 जगह है, फिर उसके बाद 5th, फिर 1st, फिर 3rd, फिर 1st, 2nd। तो यहाँ पे 4th आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है? बाकी सब रॉन्ग हो जाएँगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। केवल हरी पत्तियों वाले पौधे ही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो हमने अच्छे से पढ़ा है कि जिन पत्तियों का कलर लाल, पीला होता है, वो भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। बस उनका जो हरा कलर होता है, वो ढक जाता है उन कलर के आगे जिन कलर का आपका अमाउंट ज़्यादा होता है। जैसे किसी पत्ती का रंग आपको पीला दिखेगा, तो उस पत्ती में पीला रंग का क्लोरोफिल ज़्यादा है। इसी वजह से उनका जो हरा रंग होता है, वो ढक जाता है। और हरी पत्तियाँ वाले पौधे ही केवल प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। अगर ऐसा होता तो बाकी कलर वाले पौधे क्या होते? मर जाते, ठीक है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से ही वो जीवित होते हैं। तो पहला तो गलत हो गया। केवल पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि पौधों में जो पत्तियाँ और तने होते हैं, वो भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। बेसिकली पत्तियों में ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है? सभी रंगों की पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण करती है, सही बात है। पौधे क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है। जब क्लोरोफिल रहेगा ही नहीं, तो प्रकाश संश्लेषण करेंगे कैसे? ठीक है? तो 3rd यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रीम अपनी दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है। उसकी दोस्त सहाना उससे असहमत है। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? अब ये क्वेश्चन आपका सीडीपी में भी पूछ सकता है, ठीक है? साइंस पेडागोजी में। तो यहाँ पे फल के बारे में अगर हम बात करें, तो जैसे ही फल कैसे बनता है? जैसे ही जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब मिलते हैं, तो वहाँ पे क्या बनता है जब न उनका जो उनका बीजांड बन जाता है और बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है वो फल बन जाता है। तो यहाँ पे भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल है और भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक सब्ज़ी है। भिंडी एक सब्ज़ी है अतः वह फल नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर बनेगा, बाकी आपका रॉन्ग हो जाएँगे क्योंकि भिंडी में बीज होते हैं। आपको पता है, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं जिस जिस चीज़ में बीज होते हैं वो फल के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे बाकी सभी इनकरेक्ट हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प स्वपोषियों के समूह को दर्शाता है? स्वपोषी जो अपना खाना खुद से बनाता है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, ठीक है? तो यहाँ पे यीस्ट दिख रहा है, ये क्या है? मृत जीवी है जो कि सड़ी-गली चीज़ों से अपना भोजन बनाता है। यहाँ पे अमरबेल दिख रहा है, अमरबेल जो होता है किसी पौधे से अपना खाना लेकर के किसी पौधे पे फैल जाएगा और उससे अपना खाना ले लेगा। ठीक है? यहाँ पे आपका राइट आंसर 3rd वाला बनेगा, जिसमें कि सभी क्या हैं, स्वपोषी हैं और इसमें भी अमरबेल दिख रहा है, तो 4th भी आपका गलत हो जाएगा, 3rd आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, खंड 1st में दिए गए खाने योग्य भाग को खंड 2nd से मिलाइए। अब ये खाने योग्य भाग हैं, मूँगफली खाते हैं, सेब खाते हैं, गन्ना खाते हैं, गाजर खाते हैं, लेकिन हम खाते क्या हैं? तो मूँगफली जो होता है वो बीज होता है और जहाँ पे यहाँ पे बीज है, ठीक है? और जड़ खाते हैं हम गाजर का, ठीक? तना खाते हैं हम गन्ना का, ठीक है? गन्ना जो होता है हम तना खाते हैं, फल खाते हैं हम सेब, ठीक? तो ये आपको पता होना चाहिए, है तो हमारे जीवन से ही रिलेटेड, लेकिन जब क्वेश्चन पूछ देता है तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो हम उसी चीज़ का यूज़ करके हम क्वेश्चन को भी करेंगे। तो यहाँ पे ए का क्या है 4th है, बी का 3rd है। तो देखेंगे ए का 4th और बी का 3rd कहाँ पे है? यहाँ पे। तो यही आपका राइट आंसर बनेगा, 3rd आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य को होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है? अभी वायरस से हमने पढ़ा कि
कौन-कौन से डिज़ीज़ होते हैं, तो होता है रेबीज़ होता है, मीज़ल होता है जिसे खसरा बोलते हैं, पोलियो होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स होता है, चिकनगुनिया होता है, डेंगू होता है, ठीक है? मम्प्स होता है, ठीक? और इन्फ्लुएंज़ा होता है, ठीक? हेपेटाइटिस होता है। तो ये सभी क्या हैं एड्स होता है, तो ये सभी क्या हैं, ये वायरस से होने वाले डिज़ीज़ हैं, ठीक? यहाँ पे आपका टाइफाइड जो है बैक्टीरिया से डिज़ीज़ होता है, ठीक है? और ये आपके किससे होते हैं? ये होते हैं आपका ये दोनों होंगे वायरस से लेकिन टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। फिर यहाँ पे खसरा टाइफाइड फिर बैक्टीरिया से होता है। यहाँ पे खसरा चिकनपॉक्स हेपेटाइटिस है। ये सभी क्या होंगे? ये वायरस से होने वाले डिज़ीज़ हैं। बाकी यहाँ पे मलेरिया जो है ये प्रोटोज़ोआ से होने वाली डिज़ीज़ है। तो राइट आंसर आपका 3rd यहाँ पे बन जाएगा। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं, जब हमारे शरीर का कौन-सा हार्मोन तनाव संयोजन में हमारी मदद करता है? तो वो कौन-सा हार्मोन होता है? एड्रेनालिन, जो कहाँ पे पाया जाता है? किडनी में पाया जाता है, ठीक? इंसुलिन जो होता है ये आपका मिक्स ग्लैंड स्रावित करती है। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, ठीक है? एस्ट्रोजन जो है ये हार्मोन होता है जो कि आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को के ग्रोथ में मदद करता है, ठीक है? और सेकेंडरी हार्मोन भी बोलते हैं इसे। थायरॉक्सिन जो होता है ये हमारे गले में पाया जाता है, ठीक है? जो कि गले के रोग में जो गले में रोग हो जाता है, उसमें आपका उसको मेंटेन करने में सही करने में मदद करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन-सा बन जाएगा? 4th आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा 2016 का कंप्लीट बायोलॉजी का क्वेश्चन और क्वेश्चन के थ्रू ही आपका साइंस अच्छे से कवर हो सकता है और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए तो उसके लिए सेशन ज़रूर देखिए और आगे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। किसी भी स्कूल में आप जाकर के अच्छे से पढ़ा सकते हैं अपने सब्जेक्ट को। तो अच्छे से अपनी जो भी सब्जेक्ट है, मैथ है, बायोलॉजी है, जो भी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, उसको आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके कहीं भी अपना प्रेज़ेंटेशन दे सकते हैं। तो ये एक पॉज़िटिव पॉइंट है कि आपको सीटेट सिर्फ़ नहीं निकालना, आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।